हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड आज के सेशन में मैं आप सभी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यहाँ पे जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टूडेज सेशन हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। सो इस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखेंगे बाय यूजिंग एमसीक्यूज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक के ऊपर आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में हमेशा पूछे जाते हैं। दैट्स वाई इस टॉपिक को लेकर आपको जितने भी सारे एमसीक्यूज एग्जाम्स में आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, वो मैं इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है फॉर दिस ईयर 19 अगस्त को। एंड दैट्स वाई आप सभी के पास अब बहुत कम टाइम बचा है जिसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सभी स्टूडेंट्स को देनी है, इंक्लूडिंग जिन्होंने नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सो इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% एमसीक्यूज या रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% एमसीक्यूज आप सभी को कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। सो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को 50% मार्क स्कोर करने हैं, जिसे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स की मदद से स्कोर कर सकते हो। ओके, सो इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो मॉक टेस्ट में बेसिकली 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स वाई आप इसमें 400 एमसीक्यूज टोटल सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज को ये सारे सॉल्व करने के बाद बेसिकली विद इन द मॉक टेस्ट आप देख सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। आपको इसमें 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो। दैट्स वाई आपको 80% जो एमसीक्यूज है वो इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स ये आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज की तरह काम करेगा, जिसकी मदद से आप गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हैं। Magnitude of scores is included in which of the central tendency measures? Now इनमें से कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में स्कोर्स के जितने भी सारे मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल यू हैव 1 to 10 डेटा सेट। सो 1 to 10 डेटा सेट में जितने भी सारे वैल्यूज है जैसे कि 1 2 3 4 5 अप टू 10, सो ये सारे वैल्यूज आप इनमें से कौन से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इंक्लूड करते हो। सो वेदर इट इज मीडियन, मोड, मीन, नन। सो ये सभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीडियन यानी कि मिडल वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरे डेटा सेट को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, सो उसमें जो मिडल वैल्यू होती है विच इज नथिंग बट व्हाट, मीडियन। एंड मोड इज नथिंग बट व्हाट, ऐसी वैल्यू ओके जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 to 10 डेटा सेट है, सो अगर 2 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बार आई है देन विच इज व्हाट, मोड। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज यानी कि आप पूरे डेटा सेट का पहला समेशन करते हो एंड उस समेशन वैल्यू को आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो। सो इफ यू सी ऑल ऑफ दीज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देन आपको समझ में आएगा कि मीडियन काउंट करने के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होती है,
मोड काउंट करने के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, बट इफ़ यू सी मीन, देन मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपको सभी डेटा वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 3, दैट इज़ मीन, बिकॉज मीन में सारे जो डेटा वैल्यूज़ होते हैं वो आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मीन. नाउ इनमें से कौन सा मीन को यूज़ करने का डिसएडवांटेज नहीं है. सो इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा मीन को यूज़ करने का एडवांटेज है. इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. इट कैनॉट बी कंप्यूटेड इन ग्रुप्ड डेटा with open-ended class intervals. It possesses the desired algebraic property, none of the above. So students, if you see here, मीन अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन उसमें बेसिकली हम सारे डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, जिसे कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे डेटा पॉइंट्स को पहले सम करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, एंड उसको आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो. सो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 to 10 से लेकर डेटा सेट है, सो यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो क्या है, 1 and 2. अगर आप ये दोनों भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वैल्यूज़ चेंज करते हो देन ऑब्वियसली उसकी वजह से मीन की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज मीन में तो आप सारे डेटा वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मीन. ओके, बिकॉज इस केस में मीन की जो वैल्यू आपको मिलेगी विच विल बी अनरिलायबल. ओके, बिकॉज मीन की वैल्यूज़ ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से अफेक्ट होती है. सो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है. इट कैनॉट बी कंप्यूटेड इन ग्रुप्ड डेटा विथ ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स. अगर आपके पास ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स है फॉर द ग्रुप्ड डेटा देन उसके लिए मीन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. एंड अगेन दिस इज व्हाट, द डिसएडवांटेज ऑफ मीन. सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. So the correct answer over here is 3, because इसके पास एक यूनिक अल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से आप काफ़ी सारे डिज़ायरेबल अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ के साथ आप मीन को यूज़ कर सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी यूनिक एंड एडिटिव. ओके, एंड वो जो अल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ वेरी यूनिक एंड एडिटिव. सो ये मीन इस्तेमाल करने का एडवांटेज है. सो दिस इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मीन. सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट्स, हम सभी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है, ओके, उसे क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 यानी कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं. इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं. सो एमसीक्यूज़ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं. सो स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. सो टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च सब्जेक्ट. ओके, the two methods of finding mode in a discrete series are dash. Now students, आपके पास discrete series of numbers है, then उसमें अगर आपको mode को find out करना है then उसे find out करने के लिए आप कौन से 2 methods का इस्तेमाल कर सकते हैं? grouping method, ascending method, table method and midpoint method, grouping method and inspecting method, none of the above. So students, मोड का मतलब क्या होता है कि ऐसी डेटा वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है, एंड डिस्क्रीट सीरीज यानी कि ऐसे डेटा वैल्यूज़ उसमें होते हैं विच आर बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, डिस्क्रीट वेरिएबल्स. डिस्क्रीट वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वोल नंबर्स इटसेल्फ, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे वोल वैल्यूज़ उसमें होती है. उसमें कोई भी रेशो वैल्यूज़ या फिर
डेसिमल पॉइंट जिस वैल्यूज़ में रहती है वैसे वैल्यूज़ इसमें नहीं रहती है। सो डिस्क्रीट सीरीज में मोड को फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला मेथड है ग्रुपिंग मेथड। ओके, सो व्हाट वी डू इन ग्रुपिंग मेथड। सो स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग मेथड में पहले तो जो ग्रुपिंग डेटा होता है, ओके, उस डेटा को पहले डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप किया जाता है। ओके, एंड हम क्या करते हैं, ऐसे क्लास को फाइंड आउट करते हैं विच हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो जिस क्लास के पास हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है विच हैज़ द मोड वैल्यू। ओके, सो इसे कहा जाता है व्हाट, ग्रुपिंग मेथड। एंड अनदर मेथड इज इंस्पेक्टिंग मेथड। सो व्हाट वी डू इन इंस्पेक्टिंग मेथड। सो इंस्पेक्टिंग मेथड में हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज ऑफ डेटा तो होता ही है, बट उसमें से हम विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं कि कौन सी डेटा की फ्रीक्वेंसी बार बार आई है, एंड हम उसी डेटा को बोलते हैं कि इट इज़ व्हाट, मोड। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था 1 to 10, अगर दो वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, विजुअली देख के हमें समझ में आता है। सो हियर द मोड विल बी व्हाट, 2। सो दिस इज हाउ व्हाट इज इंस्पेक्टिंग मेथड। सो हियर आपका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3, दैट इज ग्रुपिंग मेथड एंड इंस्पेक्टिंग मेथड। When the values in a series do not have equal importance, we calculate the। अगर सीरीज में वैल्यूज जो है उनका इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम मोड को कैलकुलेट करते हैं, या फिर वेटेड मीन को कैलकुलेट करते हैं, या फिर अरिथमेटिक मीन को करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा मोड को कैलकुलेट किया जाता है जब बेसिकली आपको सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करनी होती है, जिसमें जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है विच इज़ नथिंग बट व्हाट, मोड। सो इसमें ऐसे कोई भी अजम्पशन नहीं है कि सीरीज में वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होने चाहिए और दे शुड नॉट बी हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। इफ़ यू सी वेटेड मीन, नाउ वेटेड मीन ये एक एवरेज का टाइप होता है, जहाँ पे जो डेटा सेट में ईच एंड एवरी वैल्यू होती है उसे आप एक वेट असाइन करते हो। ओके, ईच डेटा पॉइंट को आप एक वेट असाइन करते हो, एंड बेसिकली ये वेट असाइन किया जाता है बिकॉज वो एक इम्पोर्टेंस दे सके, मतलब ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट आपको एक इम्पोर्टेंस दे सके और एक फ्रीक्वेंसी दे सके। ओके, एंड ये जो वेटेड मीन होता है इसे आप कैलकुलेट करते हो बाय मल्टीप्लाइंग ईच वैल्यू बाय इट्स वेट। ओके, एंड उसे सम किया जाता है। ओके, एंड देन उसे सम ऑफ वेट से डिवाइड किया जाता है। सो इफ़ यू सी, यहाँ पे आप ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट को वेट देते हो ताकि वो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो उसे रिफ्लेक्ट कर सके। यानी कि इन द डेटा सीरीज अगर दो वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, देन इन दैट सिचुएशन आप वेटेड मीन को कैलकुलेट करते हो बाय गिविंग द वेट्स टू द डेटा वैल्यूज़। ओके, एंड अरिथमेटिक मीन तो आप सभी को पता है विच इज़ द एवरेज, राइट, जिसे कैलकुलेट करने के लिए सभी डेटा वैल्यूज़ को आपको सम करना पड़ता है एंड उसे आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो। ओके, टू कैलकुलेट द मीडियन, all the items of a series have to be arranged in A or N। अगर आपको मीडियन को कैलकुलेट करना है, देन सीरीज में जितने भी सारे डेटा वैल्यूज़ होते हैं उसको आपको किस ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरे डेटा सेट को ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, एंड उसे अरेंज करने के बाद जो मिडल वैल्यू आपको मिलती है विच इज़ नथिंग बट व्हाट, योर मीडियन। सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 3, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मोड refers to the value within a series that occurs maximum number of times। ओके, सो मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, इन्फिनाइट। तो मैंने आप सभी को आंसर तो पहले ही बता दिया है कि मोड का मतलब क्या होता है, ऐसी डेटा वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आती है और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स के लिए पूरे डेटा सेट में आता है। सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 1, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। The values of extreme items do not influence the average for। Now students,
अगर आपके पास एक्सट्रीम आइटम्स होते हैं, मतलब आपके पूरे डेटा सीरीज में जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो इनमें से कौन से एंटाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, ओके, डू नॉट इन्फ्लुएंस द एवरेज फॉर मीन, मोड, मीडियन, नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को बताया एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी कि वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ और वेरी बिगेस्ट वैल्यूज़। अगर आप इन वैल्यूज़ को चेंज करते हो देन ऑब्वियसली मीन के ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ता है, बिकॉज मीन में तो आपको सभी डेटा वैल्यूज़ को उसमें लेना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। इफ़ यू सी मोड, देन इन द केस ऑफ मोड जिस डेटा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, राइट, विच इज़ योर मोड। सो इफ़ यू चेंज द वैल्यूज़ ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ और देन उसकी वजह से इधर मोड में असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि मोड की वैल्यू कहाँ पे है। मतलब अगर मोड जो है वो अगर एक्सट्रीम वैल्यू है, ओके, देन ऑब्वियसली मोड के वैल्यू पे इसका असर पड़ेगा। बट अगर मोड ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ओके, देन इसकी वजह से भी मोड को असर पड़ेगा। बट मोड अगर इन दोनों में से किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं है देन ऑब्वियसली मोड पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज इसकी वजह से मोड पे इन्फ्लुएंस हो सकता है। बट इफ़ यू सी मीडियन, देन मीडियन की वैल्यू ये हमेशा मिडल पोजीशन पे रहती है, ओके, इफ़ यू चेंज द एक्सट्रीम वैल्यूज और नॉट, इसकी वजह से मीडियन पे कभी भी कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 3, दैट इज मीडियन। What were the first two results of a central tendency test? नाउ जब सेंट्रल टेंडेंसी टेस्ट सबसे पहले की गई थी देन उसमें सबसे पहले दो रिजल्ट्स आपको कौन से मिले थे? मीन एंड मोड, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड रेंज, नन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब सेंट्रल टेंडेंसी टेस्ट को किया गया था देन उसमें सबसे पहले मीन एंड मोड को ही यूज़ किया गया था टू परफॉर्म द टेस्ट, बिकॉज मीन एंड मोड ये दोनों ही ऐसे हैं, ओके, जो आपको अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ देता है। सो बेसिकली जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे देन उसमें जो अप्रोक्सीमेट उनकी वैल्यूज़ होती है ये वैल्यूज़ आपको सिर्फ मीन एंड मोड की वैल्यूज़ से ही मिलती है। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 1, दैट इज मीन एंड मोड। What steps are involved in central tendency test? नाउ सेंट्रल टेंडेंसी टेस्ट को करने के लिए कौन से स्टेप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर इस पे कौन से स्टेप्स आप यूज़ करते हो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, देन मीन, देन नन ऑफ द अबव, ओके। सो स्टूडेंट्स, सेंट्रल टेंडेंसी टेस्ट को करने के लिए 3 स्टेप्स का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, विच इज एडिशन, ओके, देन सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन, then third one is what? Division. That's why here your correct answer should be what? 1, that is addition, subtraction and division. What is the mean of the following numbers? Now ये तो बहुत easy question है कि यहाँ पे आपको डेटा सेट दिया है एंड फ्रॉम दिस डेटा सेट आपको मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो मैंने आप सभी को बताया है कि मीन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सभी डेटा पॉइंट्स को पहले ऐड करना है। सो ऐड 23 प्लस 45 प्लस 87 प्लस 40 प्लस 50। सो इसकी ऐड जो वैल्यू है आपको वो मिलेगी 245 एंड इस वैल्यू को आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 5, सो आपको जो वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू 49। नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस 49, 34, 56, नन ऑफ द अबव। सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 1, दैट इज 49। सो स्टूडेंट्स, जितने भी सारे हमने अभी तक MCQs देखे सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, सो बेसिकली हमने थियोरेटिकल MCQs देखे, ओके। सो आपको कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, एज वेल आपको ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सो आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है, बट जितने भी सारे थियोरेटिकल MCQs मैंने लिए हैं उनसे आपकी जो कॉन्सेप्ट है रिलेवेंट टू सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट वो भी क्लियर हो जाएगी। सो वो भी आपको याद रखना है, ओके।
सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो इस सेशन में मैंने आप सभी के साथ जो भी कुछ डिस्कस किया है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।